लगातार दिखा रहे हैं। रामलला की पूजा अर्चना में लीन प्रदेश के मुखिया को आप देख रहे हैं और चुनाव में जो बहुमत हासिल हुई है, मुझे लगता है कि उसका भी धन्यवाद देना सिलसिलेवार लगातार चल रहा है। जगत गुरु रामभद्राचार्य की रथ यात्रा सीएम हाउस पहुंच चुकी है। शिवराज सिंह चौहान को आप देख रहे हैं यात्रा का स्वागत करते हुए। रथ यात्रा के रथ को बीकानेर से जगत गुरु ने ध्वज दिखाकर रवाना किया था और 24 नवंबर को यात्रा का आगाज 26,000 किलोमीटर का सफर तय कर 16 जनवरी को अयोध्या में ये यात्रा आपको नजर आने वाली है। उत्तर भारत के बीकानेर, हरिद्वार, मुरादाबाद, गाजियाबाद, दिल्ली, मथुरा समेत देश के विभिन्न स्थानों से ये यात्रा निकली है और अलग अलग जगहों से जब इस प्रकार का भव्य आयोजन, तो मुख्यमंत्री की भी यही जिम्मेदारी थी कि जब मध्य प्रदेश में पहुंचे यात्रा, राजधानी भोपाल में पूरी भव्यता के साथ स्वागत हो। ये वो अक्षत कलश आप देख रहे हैं जो कि आमंत्रण स्वरूप रवाना किया गया है देश के अलग अलग कोनों में। अक्षत देकर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में आमंत्रण का ये सिलसिला इस रथ यात्रा का भी महत्वपूर्ण उद्देश्य रहा। ये तस्वीरें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की रामलला की पूजन अर्चन और उसके साथ साथ रथ का पूरी भव्यता के साथ स्वागत राजधानी में, और इसी के चलते तमाम नेता कार्यकर्ता आपको नजर आएंगे। जगत गुरु रामभद्राचार्य का ये रथ रवाना किया गया बहुत पहले और भोपाल के साथ साथ अलग अलग क्षेत्रों में पहुंचना एक बड़ा मकसद है। उसके बाद 16 जनवरी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए कार्यक्रम। राम जन्मभूमि अयोध्या में भगवान रामलला का भव्य मंदिर अब बन के तैयार है और 22 जनवरी को हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के हाथों प्राण प्रतिष्ठा होगी। हम सब अत्यंत आनंदित प्रसन्न हैं। बरसों तक संघर्ष हुआ है, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, कई लोगों ने बलिदान दिया और आज वो सौभाग्य का दिन आया है जब भगवान रामलला भव्य मंदिर में विराजेंगे। उनके चरणों में बारंबार प्रणाम, उनकी कृपा और आशीर्वाद सब पर बरसती रहे। ईवीएम पर सवाल खड़े किए, कभी हमेशा की तारीख नहीं बताई सर। ईवीएम पर सवाल खड़े किए। तो आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को राम मंदिर का जिक्र उनकी तरफ से, चूंकि रामलला का भव्यता के साथ स्वागत इस रथ के साथ ही राजधानी भोपाल में जय श्री राम के नारे गूंज रहे हैं। बढ़िया हो गया और उस सारे का भी जिक्र किया है जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए खास कार्यक्रम का आयोजन अयोध्या में अलग अलग जगहों पर सिलसिलेवार ये रथ पहुंचेगा। भोपाल में पहुंचा तो सीएम की जिम्मेदारी थी कि स्वागत उनका करें और उसी प्रकार का ये सिलसिला आपने राजधानी भोपाल में देखा। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। ये तस्वीर एक बार फिर से आप देख लीजिए कुछ ही देर पहले की, जिसमें शिवराज सिंह चौहान भगवान राम की पूजन अर्चन करते नजर आएंगे। भव्यता के साथ यहाँ पर स्वागत इस रथ का। जगत गुरु रामभद्राचार्य का ये रथ जो कि अब यहाँ पर पहुंचा है, अक्षत कलश भी आप देख पाएंगे इस रथ का हिस्सा है, क्योंकि उस मेगा कार्यक्रम में बहुत बड़ी संख्या में लोग पहुंचने वाले हैं और खास आमंत्रण के तौर पर उस रथ को रवाना किया गया, जिससे सभी को खास तौर पर निमंत्रण भेजा जा सके। ये तस्वीरें इसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान माल्यार्पण करते हुए भगवान राम का पूजन करते हुए, राजधानी भोपाल का ये नज़ारा, अलग अलग नेता कार्यकर्ता सीएम को घेरे हुए। कोशिश की गई कि विपक्ष को लेकर भी कोई सवाल पूछा गया है, जवाब कोई मिल सके, लेकिन इस पर सीधे तौर पर इनकार किया। कहा कि भगवान राम का जिक्र है तो उसी पर बात करेंगे और अयोध्या के इस मेगा कार्यक्रम का भी इंतजार, जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में पूरा देश एक साथ होगा। और अब छत्तीसगढ़ के लिहाज से एक बेहद ही बड़ी खबर। छत्तीसगढ़ को पहली महिला सीएम मिल सकती हैं। रेणुका सिंह के नाम को लेकर चर्चाएं होने लगी हैं। गोमती साय का भी नाम दौड़ में आगे चल रहा है। रेणुका सिंह ने जीत का श्रेय पीएम मोदी को दिया। सीएम फेस को लेकर केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा, ये बात उनकी तरफ से सीधे कही गई है। लेकिन बड़ी बात यह कि अगर
रेणुका सिंह या गोमती साय दोनों में से किसी नाम का चयन होता है तो छत्तीसगढ़ को पहली महिला मुख्यमंत्री मिल सकती है। तो हमारे साथ इस वक्त रेणुका सिंह जी हैं, शानदार जीत दर्ज की है। पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको जीत की। हाँ, धन्यवाद। जीत का श्रेय किसको दे रही हैं, क्या मानते हैं? देखिए, जीत का श्रेय सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को है और इस जीत को सुनिश्चित किया है हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी ने, साथ में पिछले 2 सालों से देश के ये चुनाव प्रभारी माननीय ओम प्रकाश माथुर जी, माननीय मनसुख मांडविया जी, माननीय नितिन नवीन जी और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के कुशल प्रबंधन में छत्तीसगढ़ का चुनाव हुआ और बहुत बेहतर परिणाम आए हैं। छत्तीसगढ़ में बड़ी जीत मिली और जहां से आप सांसद वहां से तो क्लीन स्वीप कर दिया आपने। 2018 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने टीएस बाबा को मुख्यमंत्री का प्रत्याशी घोषित किया था। उन्होंने उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा, जनता उनके झांसे में आ गई और संभाग की 14 सीटें कांग्रेस की झोली में चली गई। लेकिन 5 साल जनता इंतजार करते रह गई और ठीक 2023 के चुनाव में जनता ने उनको वोट के रूप में जवाब दिया और भारतीय जनता पार्टी को अपार समर्थन दिया। भाजपा को बड़े बहुमत में महिला वोटर्स का भी बड़ा योगदान है। महिला मतदाताओं का समर्थन मिला है। इसके साथ साथ हमारे किसान, नौजवान ये वो बच्चे थे जो 2500 रुपए भत्ता का इंतजार करते रह गए और आज छत्तीसगढ़ में भी हमारे बच्चे अच्छी नौकरियों में जाना चाहते हैं। लेकिन जिस तरीके से पीएससी और व्यापम और बहुत सारी ऐसी नौकरी देने वाली एजेंसियां हैं, जितनी भी परीक्षाएं हैं उसमें अधिक से अधिक पैसे की लेन देन की बात आई, इसलिए पढ़े लिखे नौजवान बच्चे भी इस बार कांग्रेस के विरोध में नजर आए। 2018 में तो सरगुजा से मुख्यमंत्री नहीं मिल पाया, 2023 में लग रहा है पूरी उम्मीद है सरगुजा से मुख्यमंत्री मिल जाएंगे। लेकिन मैं तो भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ी और मैंने जनता से आशीर्वाद मांगा और जनता का आशीर्वाद मिला। अब मुख्यमंत्री कहां से होगा, कौन होगा, ये राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। मैं बहुत हूँ इस बात से खुश कि जो भरतपुर सोनहत क्षेत्र है वो मेरा मायका क्षेत्र है और मुझे अपने मायके की सेवा करने का अवसर मिला है। भरतपुर सोनहत छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा भौगोलिक रूप से विधानसभा क्षेत्र है, जहां पर आज 60% एरिया में मोबाइल नेटवर्क नहीं है, पहुंच विहीन गांव हैं, लोग बहुत हलाकान परेशान हैं। तो मैं उन लोगों की समस्याओं का समाधान कर पाऊंगी क्योंकि छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार भी बनने जा रही है, तो मैं इस बात से बहुत खुश हूँ। बिल्कुल, हमसे बात करने का बहुत शुक्रिया। तो रेणुका सिंह जी थी, बड़ी जीत हासिल की है, सरगुजा सांसद हैं और सरगुजा में क्लीन स्वीप इस बार भाजपा ने किया है। मुख्यमंत्री पद की प्रबल दावेदार रेणुका सिंह मानी जा रही है। कैमरामैन इमरान के साथ अभिषेक शुक्ल, न्यूज 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। आपको बताएं कि रेणुका सिंह, जिनके नाम की चर्चा मुख्यमंत्री के चेहरों में भी लगातार चलती आ रही है, आपको बताएं कि अच्छी खासी बहुमत के साथ जीती तो है रेणुका सिंह भी। साथ ही साथ अगर छत्तीसगढ़ के सीएम के तौर पर ये चेहरा चुना जाता है तो छत्तीसगढ़ को पहली महिला मुख्यमंत्री जरूर मिलेगी। और इस बीच रीवा से इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। स्वागत सम्मान के दौरान मंच टूट गया। नवनिर्वाचित विधायक का यहां सम्मान चल रहा था। माल्यार्पण की होड़ में मंच का जो सिरा है वो टूट गया और घटना का लाइव वीडियो भी सामने आया, जो कि अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बीजेपी से निर्वाचित हुए सिद्धार्थ तिवारी, घटना में सभी लोग सुरक्षित हैं, ये एक राहत भरी बात। और ये तस्वीरें आप देखिए, रीवा की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रही हैं। स्वागत मंच रखा गया था, नवनिर्वाचित विधायक के तौर पर स्वागत यहां पर सिद्धार्थ तिवारी का चल रहा था। माल्यार्पण की ऐसी होड़ मची कि तमाम नेता एक साथ आ गए, तमाम कार्यकर्ता एक साथ आ गए मंच पर और मंच वजन सह ना सका और धराशायी हो गया। बड़ी बात यह है कि किसी प्रकार की जनहानि की सूचना नहीं है। घटना में सभी लोग पूरी तरह से सुरक्षित हैं। ये राहत भरी खबर। एक बार फिर से तस्वीरें आप देख लीजिए। अक्सर यही होता है जब बहुत बड़ी संख्या में लोग पहुंचे, राजनीतिक सरगर्मियां, जोश हाई है, लेकिन हाई जोश होने का ये नतीजा कि अक्सर सावधानी हट जाती है। माल्यार्पण की होड़ में सिद्धार्थ तिवारी मौजूद थे समर्थकों के साथ, सभी आगे आने का प्रयास कर रहे थे और होड़ ऐसी कि नेताजी को गिरा कर गई। बीजेपी की तरफ से स्वागत किया जा रहा था
सहयोगी शिवेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शिवेंद्र, सभी लोग पूरी तरह से सुरक्षित हैं? देखिए, मैं बताऊं कि ये मंच चाक घाट में ये मंच बना हुआ था, जहां पे नवनिर्वाचित जो विधायक है सिद्धार्थ तिवारी का स्वागत समारोह था। उसी मंच में बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता थे उत्साह में चढ़े और माल्यार्पण करने लगे। उसी समय मंच ढह गया और गनीमत थी कि किसी को गंभीर चोटें नहीं आई हैं, हल्की चोटें हैं और इसके बाद कार्यक्रम समाप्त हो गया। तो राहत की बात यह है कि कोई भी व्यक्ति घायल नहीं हुआ है, हल्की सी मामूली चोटें आई हैं। जी, सिद्धार्थ तिवारी की मौजूदगी देख पा रहे हैं, समर्थक भी बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद थे। अब समीकरण जरा बताइएगा, क्या कुछ हुआ था चुनाव में यहाँ पर? देखिए, मैं आपको बताऊं कि सिद्धार्थ तिवारी पहले कांग्रेस में थे और ये स्वर्गीय श्रीनिवास तिवारी जो विधानसभा उपाध्यक्ष हुआ करते थे उनके पोते हैं और इनके पिता सुंदरलाल तिवारी जो स्वर्गीय हो चुके हैं वो रीवा के विधायक थे। और सूचना के बाद आखिरी में इन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया था और बीजेपी ने इनको चौथा से बीजेपी का प्रत्याशी बनाया था और ये इस चुनाव में वहां पे जीत दर्ज की थी और जीत के बाद जुलूस निकला और उसी जुलूस में चाक घाट में स्वागत समारोह चल रहा था, जहां पे ये हादसा हुआ, मंच टूटा। गनीमत थी कि सभी लोग सुरक्षित हैं और किसी को गंभीर चोटें नहीं आई हैं। चलिए, स्वाभाविक भी है, भारतीय जनता पार्टी की जीत के बाद इतनी खुशी, लेकिन जोश इतना हाई कि मंच ही टूट गया। शिवेंद्र, अब सामने भी कुछ लोग फ्रंट लाइन में नजर आ रहे हैं, जो लोग सामने खड़े हुए, हो सकता है कि उनको भी चोट पहुंची हो। बताइएगा इस बारे में जानकारी। देखिए, जो बीजेपी के कार्यकर्ता है उनमें से दर्जन कार्यकर्ताओं को हल्की सी चोटें आई थी, लेकिन किसी को ऐसी गंभीर चोटें नहीं थी कि उनको अस्पताल ले जाना पड़े। प्राथमिक उपचार वहीं पे फर्स्ट एड उपलब्ध कराया गया और सभी सुरक्षित निकल गए। और चूंकि बिंद को बीजेपी ने फतह किया है, बिंद की जो 30 सीटें हैं उनमें से 25 सीटें बीजेपी को मिली हैं और बीजेपी में काफी उत्साह है क्योंकि बिंद फतह बीजेपी ने किया है। पिछले 2018 के चुनाव की बात करें तो बीजेपी को 24 सीटें मिली थी। इस बार बीजेपी ने एक और सीट फतह की है, तो काफी उत्साह था और उत्साह के इसी माहौल में ये मंच टूटा है और कोई गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ है। और ये लाजमी भी है शिवेंद्र, चूंकि कांग्रेस से आए हैं सिद्धार्थ तिवारी, और मुझे लगता है कि इसी बात की कमी कांग्रेस में महसूस हो रही होगी कि इस प्रकार का स्वागत नहीं कोई करता था, इस प्रकार से कोई सराहना नहीं करता था, और उसका ये मतलब कि जोश की तस्वीरें अलग अलग शहरों से और अलग अलग जिलों से भी हमें देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका शिवेंद्र, फिलहाल ये जानकारी साझा करने के लिए। और चलिए बात करेंगे तालिबानी सजा की। नेशनल हाईवे 46, जहां पर एक युवक को जिस तरह से सजा दी गई, यही कहा जाएगा, क्योंकि भोपाल ब्यावरा मार्ग पर एक युवक को कार से लगभग 28 किलोमीटर तक घसीटा गया है। अजमेर में शादी में शामिल होने गए युवक की वापसी के दौरान किसी बात पर बहस हुई, मामला यहां तक पहुंच गया कि उसे मौत के घाट उतार दिया गया। आपको बताएं कि मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को धर दबोचा है। तस्वीरें आपको दिखा देते हैं उसी क्षेत्र की, जहां पर इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया। मामूली से विवाद था ये बताया गया, लेकिन उसके बाद इतनी बड़ी वारदात से प्रदीप ज्यादा जानकारी देंगे। प्रदीप, क्या विवाद रहा? अवंतिका, इस पूरे मामले में सीहोर की दोहरा थाना पुलिस ने जिस तरह से पूरे मामले की विवेचना की, उसमें प्रारंभिक रूप से दोनों ही, हालांकि जो शातिर दरिंदे आरोपी हैं वो दोनों अपने बयान में थोड़ा सा बदलाव करेंगे। उनका कहना था कि जब राजस्थान से लौट के वो आ रहे थे तो ब्यावरा के पास में एक ढाबा था कुरावर मार्ग पर, उस ढाबे पे हमारा कुछ बहस हुई। इस बहस के बाद में तीनों ने शराब पी और उसी दरमियान जो है इन्होंने गाड़ी से उसको धक्का दिया है और इसी दौरान जो उनका कहना था कि बेल्ट, जो सीट बेल्ट थी, उसकी वजह से लग गया है। लेकिन जो प्राइमा फेसी पुलिस ने निकाली उसमें निकला है कि दर्दनाक तरीके से तालिबानी अंदाज में उस व्यक्ति को लगातार घसीटा गया। 28 किलोमीटर घसीटने के बाद उसका शरीर के छितरे हो गए, जो न्यूज 18 दिखा रहा है। तो पूरा मामला अपने आप में बहुत गंभीर और कई तरह के सवाल हैं जिनकी खोज अब पुलिस को करनी है। जी अवंतिका, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। आपको बताएं कि बेहद ही भीषण ये पूरी वारदात, चूंकि बहुत छोटे से विवाद को लेकर शुरू हुई थी, लेकिन इतना बड़ा और विकराल रूप ले लेगी ये शायद किसी ने अंदाजा नहीं लगाया होगा। पुलिस ने हालांकि आरोपी को पकड़ लिया, पूछताछ लगातार की जा रही है। और दूसरी तरफ तालिबानी सजा का ये मंजर निश्चित तौर पर दिल दहला देने वाला है। 28 किलोमीटर तक इस व्यक्ति को गाड़ी से बांधकर घसीटा जाता है। आसपास लोगों को खबर नहीं होती, क्योंकि देर रात का ये पूरा मामला।
और रायपुर नगर निगम को लेकर अब आपको जानकारी दे, एक बड़ा उलटफेर कहीं ना कहीं संभावना के तौर पर निकलकर सामने आ रहा है। बीजेपी सरकार बनते ही उलटफेर निगम में भी हो सकता है, जहां महापौर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की तैयारी है। तलवार लटक रही है एजाज ढेबर की कुर्सी पर, उन्हीं के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव अब तैयार किया जा रहा है, क्योंकि प्रस्ताव को लेकर आज भाजपा पार्षद दल की भी बैठक है। आपको समीकरण भी बताएं, सीट का आंकड़ा भी बताएं। 70 सीटें हैं निगम की, बीजेपी के पास 31 है, कांग्रेस के पास 34 है, 5 निर्दलीय पार्षद हैं। अगर वो बीजेपी की तरफ हो जाते हैं तो अब आप ये कह सकते हैं निश्चित तौर पर कि एजाज ढेबर की जो कुर्सी है वो जा सकती है। विश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी पूरी तरह से यहाँ नजर आती हुई। नगर निगम को लेकर ये बातचीत हम कर रहे हैं। सीएमओ में पहले ही आप देख चुके हैं कि आधा दर्जन अफसरों को हटा दिया गया। सहयोगी युगल के पास हम चलते हैं। युगल, बताइएगा, क्या इस प्रकार के समीकरण, इस प्रकार की आशंकाएं देख रहे हैं आप रायपुर में? देखिए, प्रदेश के सबसे बड़ी नगर निगम है रायपुर और सबसे अहम नगर निगम है। आय की दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। और जिस तरह से कांग्रेस की सरकार थी, बीजेपी के पार्षद है, लगातार शहर सरकार को लेकर के हमलावर थे, सड़कों तक लड़ाई लड़ी गई। और अगर हम निगम की जादुई आंकड़े की बात करें तो 34 और 5 निर्दलीय पार्षद वहां पर है। तो बीजेपी का मेन फोकस होगा कि 5 निर्दलीय पार्षदों को अगर वो अपने पक्ष में कर सकते हैं तो वहां पर बीजेपी की जो शहर सरकार है उसमें काबिज हो सकते हैं। क्योंकि बीजेपी के पास 31 जो पार्षद हैं वो चुने हुए पार्षद हैं और 5 निर्दलीय है। इससे पहले जब वहां शहर सरकार बनी कांग्रेस की तो हॉर्स ट्रेडिंग की बात भी सामने आई थी। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार आते ही अब उलटफेर हो सकता है, संभावित है, जिसको लेकर के अविश्वास प्रस्ताव को लेकर के बीजेपी ने पूरी तैयारी कर ली है। और इससे पहले भी जब भी रायपुर नगर निगम में बैठक हुई, सामान्य सभा की बैठक हो चाहे अन्य सभाओं की बैठक हो, उस पर जमकर हंगामा हुआ। यहाँ तक के आसंदी पर भी बीजेपी के पार्षद भारतीय जनता पार्टी आगे आगे क्या करती है। बहुत शुक्रिया आपका युगल, पूरी जानकारी साझा करने के लिए। और चलिए बात करेंगे एक सुसाइड केस की। दरअसल ये एक अजब पहेली है, क्या कोई खुद का गला दबाकर सुसाइड कर सकता है? एक सुसाइड नोट में ऐसा ही लिखा हुआ था। दरअसल 4 महीने की गर्भवती महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में जान गई। शादी को महज 8 महीने ही हुए थे। आइए आपको बताते हैं पूरा मामला क्या है। आठ महीने पहले शादी, 8 महीने बाद मिली उसकी लाश। लाश के पास सुसाइड नोट। सुसाइड नोट में हत्यारे ने छोड़ा सुराग। सुसाइड नोट में कैद कातिल हमसफर। 8 महीने पहले 9 मार्च 2023 को 2 दिल मिले थे। पूरे रीति रिवाज के साथ दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा था। मोहंती की रहने वाली रीना की शादी अतरमरा के आदित्य सिन्हा से हुई। रीना और आदित्य की जिंदगी में नई खुशियां दस्तक देने वाली थी, नए मेहमान की खुशी। रीना गर्भवती थी, लेकिन 24 नवंबर को कुछ ऐसा हुआ कि रीना के मायके वालों को गहरा सदमा लगा। ये खबर रीना की मौत की थी। रीना मां बनने वाली थी। आखिर ऐसी कौन सी परेशानी थी जिसने रीना को सुसाइड करने पर मजबूर कर दिया? अब सुसाइड क्यों? दरअसल रीना के पास सुसाइड नोट मिला था। उसके मुताबिक ये लिखा था, मैं अपनी मर्जी से जान दे रही हूँ। दिनांक 24 नवंबर को अतरमरा से एक सूचना आई थी कि एक नवविवाहिता है, 8 महीने की शादी हुई है, 4 महीने का गर्भ है। उसकी डेड बॉडी राजिम CSC में आई थी, जिसका मजिस्ट्रेट से पंचनामा हमने करवाया था और उसमें उनके परिजनों द्वारा दहेज को लेकर प्रताड़ित करने की बात आई थी। आदित्य ने अपने ससुराल वालों को बताया था रीना ने सुसाइड कर लिया है। अक्सर किसी सुसाइड केस में आपने सुना होगा, या तो कोई फांसी के फंदे पर झूलकर जान दे देता है या फिर जहर पीकर आत्महत्या कर लेता है। लेकिन सुसाइड की मिस्ट्री अपने आप में हैरान करने वाली थी। कोई खुद की ही जान ले रहा है
और वो भी खुद का गला दबाकर। अब सबसे अहम सुराग देखिए जो खुद सुसाइड नोट में लिखा है। आदित्य जी, मैं अपनी मर्जी इच्छा से अपना गला दबा रहा हूँ। यकीनन आप समझ गए होंगे हत्यारे ने सुसाइड वाली चाल चली थी। ये सुसाइड नोट कातिल ने ही लिखा है। कोई महिला जान दे रही हो तो वो क्या ये लिखेगी अपना गला दबा रहा हूँ? सुसाइड नोट लिखने वाले ने ये गलती की जिसमें लिखा था अपना गला दबा रहा हूँ। वैष्णव उपरांत में उनके बीच में वाद विवाद होना, दहेज को प्रताड़ित करना सामने आया था, जिस पर कल उसके पति आदित्य सिन्हा को कलम ने न्यायिक रिमांड पे भेजा है और आगे भी इसकी जांच चल रही है। ये सुसाइड नोट मृतक रीना के पति आदित्य ने लिखा था। असल में रीना की हत्या उसके पति आदित्य ने गला दबाकर की थी और इस कत्ल को सुसाइड की शक्ल देने की कोशिश की। सुसाइड नोट भी संदिग्ध है क्योंकि वो महिला है, कोई भी अपना रहा हूँ रही हूँ में एक दिक्कत है, तो वो भी हमारे लिए एक सबूत के तौर पर था, जिसका हमने उसके पति से जब पूछताछ किया तो उसने भी गोल गोल घुमा के जवाब दे रहा था। लेकिन कुछ समय बाद वो सच्चाई, उसकी हकीकत सामने आ गई और उसके बेसिस पे ही हमने उसको न्यायिक अभिरक्षा में भेजा। मायके वाले दामाद आदित्य पर दहेज प्रताड़ना का इल्जाम लगा रहे हैं, आरोप अवैध संबंध का भी। शादी के 8 महीने बाद एक रिश्ते ने जिस तरह से दम तोड़ा वो सबको सन करके रख गया। गरियाबंद में शेख इमरान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और अब देखिए टॉप 20 खबरें।